इज, नहीं आपके लिए जगह छोड़ता हूँ मैं, पहले आपसे पहले पूछता हूँ। ऑसिलेशन, ठीक है जी। अच्छा जी, चले जी मैं बड़ा करके लिख देता हूँ। तो चलिए मैं इसको और जो है ना अरेज करके जो है ना बड़ा करके लिखता हूँ। क्या करूँ, मार्कर तो नहीं है। चले, व्हाट इज, पूरा करके लिख देता हूँ आपके लिए, नहीं छोड़ता, बड़ा कर। डैम्प्ड ऑसिलेशन, व्हाट इज डैम्प ऑसिलेशन, ये डैम्प ऑसिलेशन क्या बुला है। आप डैम्प ऑसिलेशन को छोड़ें, आप सबसे पहले मुझे ये बात बताएं, सारे बच्चे बाइक पे और गाड़ी पे तो जरूर बैठे होंगे, ठीक है। बाइक से सारे बच्चे बहुबी जो है ना वाकिफ होंगे, साइकिल पर जरूर बैठे होंगे, ठीक है जी। मैं 3 टायरों वाली साइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। 2 टायरों वाली साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 2 टायरों वाली मोटरसाइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, गाड़ी की बात कर रहा हूँ। तो आप जो है जब चल रहे होते हैं, गाड़ी जब चल रही होती है, साइकिल जब चल रही होती है, मोटरसाइकिल जब चल रही होती है, ठीक है जी। तो एक जंप आता है और जंप के बाद आप आसानी से चले जाते हो, आपको जंप इतना फील नहीं होता। जब जंप आता है तो आपको झटका लगना चाहिए, नहीं झटका लगता। ऐसी क्या वजह होती है कि आपको झटका नहीं लगता, जंप आता है आपको झटका ही लगता। मोटरसाइकिल में या गाड़ी के अंदर ऐसी क्या चीज लगी होती है जो आपको उस शॉक से क्या करती है, बचाती है। तो आज हमने इस चीज को पढ़ना है कि वो चीज क्या है। वो चीज मेरा बेटा डैम्प ऑसिलेशन होती है, ठीक है जी। जो आपको उस झटके से बचाती है, और उस चीज को जो हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल वो होता है शार्क अब्जॉर्बर। मोटरसाइकिल का बेटा शार्क अब्जॉर्बर होता है जी, शार्क्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, आपको उस झटके से बचाते हैं आपको, ठीक है जी। वो शार्क अब्जॉर्बर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, डैम्प ऑसिलेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो तो वो गाड़ी की कमानियां बाज होती हैं, ठीक है जी। स्प्रिंग भी लगा होता है, शार्क्स भी लगे होते हैं। वो क्या करती है मेरे बेटा, आपको झटके से, ऑसिलेशन से क्या करते हैं, ज्यादा बचाते हैं, ठीक है मेरे बेटा। तो इस चीज को हम लोग स्टडी करते हैं, डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प ऑसिलेशन को स्टार्ट करते हैं जी। डैम्प ऑसिलेशन लिखिए जी, डेफिनेशन इसकी, the oscillation the oscillation in the presence of in the presence of resistive force in the presence of resistive force is called damp oscillation. अच्छा, एक और डेफिनेशन भी इसकी हम लोग डिस्कस करते हैं, और पहले मैं आपको इसको बताता हूँ बेटा। ऐसी ऑसिलेशन जिसमें, ठीक है जी, क्या हो मेरे बेटा, उस बॉडी पे क्या कर रही हो मेरे बेटा, वाइब्रेटिंग बॉडी पर एक रेजिस्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर रही हो, रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही हो। मिसाल के तौर पे आपके पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम के ऊपर अगर एयर एक्ट करती है, एयर प्रेशर एक्ट करता है, एयर रेजिस्टेंस एक्ट करती है जी, तो फिर क्या है जी, अगर एयर रेजिस्टेंस जो है वो उस पर एक्ट करती है, तो ये क्या होगी मेरे बेटा, डैम्प ऑसिलेशन होगी। क्या होगी मेरे बेटा, डैम्प ऑसिलेशन होगी। कि ऐसा ऑसिलेशन जिसमें रेजिस्टिव फोर्स क्या करे, उस बॉडी पर एक्ट करे, तो उस तरह के ऑसिलेशन क्या क्या कहेंगे, डैम्प ऑसिलेशन कहेंगे, ठीक है जी। दूसरा जो डेफिनेशन है कुछ यूं करेंगे, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ डेफिनेशन तरह क्लियर करते हैं। दूसरी डेफिनेशन की कुछ यूं है जी, द ऑसिलेशन
the oscillation in which, ऐसा oscillation जिसमें in which amplitude of the vibrating body decreases with respect to time is called damped oscillation. ऐसा ऑसिलेशन जिसके अंदर एम्पलीट्यूड क्या हो मेरा बेटा, बॉडी का डिक्रीज हो टाइम के साथ साथ, उसको क्या कहते हैं मेरा बेटा, डैम्प ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेंडुलम है, देखिए अब एक दफा मैंने इसको वाइब्रेट किया तो ये थोड़ी देर के बाद इसका एम्पलीट्यूड क्या होता गया, कम होता गया और आखिरकार क्या हो गया, रुक गया। देखो बेटा आइडियल केस के अंदर ये होता है कि एयर जो होती है, एयर रेजिस्टेंस 0 होती है, ठीक है जी, एयर बिल्कुल नहीं होती, एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, ठीक है जी। और ये जो आइडियल केस के अंदर ये होता है कि पेंडुलम जो है उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होता, कांस्टेंट होता है, और जिधर होता है वही, मिसाल के तौर पे वो कभी रुकता नहीं है। आइडियल केस के अंदर है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो कभी रुकेगा नहीं, एम्पलीट्यूड उसका कांस्टेंट होता है और एयर रेजिस्टेंस 0 होती है। लेकिन आपको पता है एयर रेजिस्टेंस भी होती है, और ये थोड़ी देर के बाद जो पेंडुलम जो होता है वो खुद ब खुद ही रुक जाता है, ठीक है जी, ठीक है, खुद ब खुद क्या हो जाता है, रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस पर एयर रेजिस्टेंस क्या होती है, एक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये रुक जाता है। बात समझ आ गई। तो ऐसा ऑसिलेशन जिसमें बॉडी का जो एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो, डिक्रीज होता जाए। देखिए अभी इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, पहले एम्पलीट्यूड होता है क्या, मैंने आपको बताया था, चले मैं रिवाइज करवा देता हूँ। एम्पलीट्यूड ये है द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। देखिए ये इसकी मीन पोजीशन है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है मेरा बेटा, वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। बात समझेगी जी। तो ये जो आपके पास पेंडुलम है, पेंडुलम का मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपका क्या कहलाएगा मेरा बेटा, एम्पलीट्यूड कहलाता है। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कहलाएगा मेरा बेटा, एम्पलीट्यूड। तो बेटा एसोसिलेशन, ऐसी वाइब्रेशन जिसके अंदर बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या होता जाए, आहिस्ता 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 डिक्रीज होता जाए। क्यों डिक्रीज हो रहा है, ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स। such type of oscillation is called damp oscillation, ठीक है जी। तो आप एग्जांपल देंगे जी पेंडुलम की, कहेंगे यूजुअली आप एग्जांपल लेंगे पेंडुलम की। पेंडुलम जो होता है आइडियल केस के अलावा जो बात करते हैं तो एयर रेजिस्टेंस जो होती है आइडियल केस के अंदर 0 होती है, तो वो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। बट एक्चुअली जो होता है एयर रेजिस्टेंस होती है, पेंडुलम जो होता है उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता, और वो वाइब्रेट करते 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 आखिरकार क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होके वो बॉडी रुक जाती है, ठीक है जी। आप ये एग्जांपल लिखेंगे। अच्छा अगली बात कुछ यूं होगी मेरे बेटे, आपने ये बात बतानी है कि इसकी जो डैम्पिंग जो है वो क्या करती है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, एनर्जी कम होते 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 एनर्जी यहाँ पे क्या आ जाती है, बॉडी रुक की तो एनर्जी क्या है, 0, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्यों, ऐसे देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, मोशन कम होती जा रही है। जब मोशन कम होती जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। करते 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 बॉडी क्या हो जाती है, बॉडी जो है वो रुक जाती है। जब बॉडी रुक जाती है ना, फिर ना पूछें, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, रुक जाती है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी भी होती है मेरा बेटा, डैम्प ऑसिलेशन के अंदर की एनर्जी कम होती है, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा अब अगली बात जो है, ये बात भी अभी याद रखनी है जी, मजीद ये है कि इसकी प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल क्या है। एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता दी बेटा, पेंडुलम है, ठीक है जी, कि वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है जी, रुक जाता है। तो ये डैम्प ऑसिलेशन की क्या है मेरा बेटा, एग्जांपल है।
प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास जो है डेली लाइफ में डैम्प ऑसिलेशन देखते क्या है, तो मेरा बेटा प्रैक्टिकल जो एग्जांपल आपके पास प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल जो है, ठीक है मेरा बेटा, हम एग्जांपल की बात करें तो मेरा बेटा वो क्या है, वो है आपके पास प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल में शॉक अब्जॉर्बर। ठीक है जी, शॉक अब्जॉर्बर, शॉक अब्जॉर्बर है जी, क्या है जी, शॉक अब्जॉर्बर है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो है इसकी एग्जांपल क्या है, शॉक अब्जॉर्बर है जी। ठीक है जी, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास क्या एग्जांपल क्या है जी, शॉक अब्जॉर्बर है। ठीक है जी, तो शॉक अब्जॉर्बर किसके होते हैं जी, शॉक अब्जॉर्बर आपने देखे होंगे मेरा बेटा गाड़ी के होते हैं। ठीक है, अगर किसी ने बाइक चलाया हो, बाइक से बढ़कर वापस आया हो, ठीक है जी, तो शॉक जो होते हैं बाइक के ऊपर होते हैं जी। ठीक है, बाइक में देखोगा आपके पास चले ये व्हील है, ठीक है, व्हील है, तो ये जो व्हील हम लोग यहां बना लेते थे, ये व्हील है, ठीक है जी, तो ये ऐसे जुड़ा होता है जी व्हील के साथ। ठीक है, ठीक है, ये व्हील के साथ ऐसे जुड़ा होगा। ये जो चीज है ना यहाँ पे जो बाइक के साथ होती है, ये क्या होता है मेरे बेटा, शॉक अब्जॉर्बर होते हैं। ठीक है, ये शॉक अब्जॉर्बर होते हैं। ये जो दो दो व्हील लगे होते हैं ये शॉक अब्जॉर्बर होते हैं। अच्छा, शॉक अब्जॉर्बर दो तरह के होते हैं। ठीक है जी, बेसिक उसकी दो हैं। एक शॉक अब्जॉर्बर ये है जी कि उसमें जस्ट स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है जी, वो स्प्रिंग क्या करता है जी, देखें इधर होता है, एक स्प्रिंग का जो एक्सल जो होता है वो एक्सल के साथ कनेक्शन होता है, एक पॉइंट एक्सल के साथ होता है, दूसरा पॉइंट जो है वो बॉडी के साथ कनेक्शन होता है उसका। जैसे ही कोई जंप आता है तो वो क्या होता है मेरे बेटा, शार्क जो है कम लगता है, तो शार्क क्या करता है उस झटके को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और आपको ज्यादा झटका महसूस नहीं होता और जो है एक्सल जो है वो टूटने से बच जाता है। अगर ये शार्क अब्जॉर्बर ना हो तो क्या होगा, सवाल है ना, अगर ये ना हो तो क्या होगा। ठीक है जी, शॉक अब्जॉर्बर किसकी एग्जांपल है जी, प्रैक्टिकल डैम्प ऑसिलेशन की। ठीक है, तो अगर डैम्पिंग ज्यादा हो, शॉक अब्जॉर्बर ना हो तो क्या होगा, होगा ये कि सबसे पहले अगर कोई जंप आता है तो ये एक्सल जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, एक्सल टूटेगा, एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर शॉक अब्जॉर्बर सही क्वालिटी के नहीं है, अच्छे नहीं है, ठीक है जी, उकाड़ा के हैं, ये साथ उकाड़ा के हैं, तो फिर क्या होगा, या ये साथ नकली बनाए हुए, दो नंबर बनाए हुए हैं, मटेरियल ठीक नहीं है। ठीक है जी, तो चाइना के हैं, अच्छी क्वालिटी नहीं है, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि या तो एक रिजल्ट टूट जाएगा या आपको ठीक ठाक झटका लगेगा, पता लग जाएगा वाकई में जो है जंप आया है, तो खाया पिया सारा हजम हो जाएगा आपका। वजह क्या, वजह ये है कि वहां पर आपको झटका ज्यादा लगता है। क्यों ज्यादा लगता है जी, कि वहां पे जो आपके पास शॉक अब्जॉर्बर जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। अच्छी क्वालिटी के जो शॉक अब्जॉर्बर जो होते हैं वो इस शॉक को क्या कर लेते हैं मेरे बेटा, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, तो एक तो इस तरह के होते हैं, एक और होते हैं जिनमें क्या होता है मेरे बेटा, फ्लूइड डल होता है। ठीक है जी, अब आप अगर बात करें एरोप्लेन की ना, तो एरोप्लेन के जो आगे वाला जो व्हील होता है मेरे बेटा ना, ये जो पीछे वाले व्हील भी होते हैं उनके अंदर ये नहीं होता, उनके अंदर ये होता है कि आपके पास एक पिस्टन होता है एरोप्लेन का, एक पिस्टन होता है, इसी पिस्टन के अंदर एक कोर होता है जी, इधर जो होता है ना ऑयल होता है। ठीक है जी, और ये जो है जहाज की बॉडी के साथ जो होता है वो जुड़ा होता है मेरा बेटा। ठीक है, ये जहाज की बॉडी के साथ जुड़ा होता है। ये जो व्हील है ना जी, इधर ये क्या करते हैं, ये फ्यूल जो है ये क्या कर लेता है, ये जो फ्यूल है हमारे पास, ये जो ऑयल है, ये जो फ्लूइड है, ये क्या कर लेता है, इस शाक को क्या कर लेता है मेरा बेटा, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें स्प्रिंग नहीं होता, ये बात याद रखिएगा कि जो आपके पास ये एरोप्लेन जो होता है इसके अंदर ये जो शॉक अब्जॉर्बर जो होते हैं टायर के, इधर फ्लूइड होता है और स्प्रिंग वो नहीं होता। ठीक है जी, ये पानी क्या कर लेता है, तो शॉक को क्या कर लेता है, ये कोई पानी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, फ्लूइड जो क्या कर सकते हैं यहाँ पे होगी, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है शॉक को। ठीक है जी, तो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल भी आपने देख ली, शॉक अब्जॉर्बर होती है। ठीक है, वो क्या कर लेती है, जैसे ही अपने आप को कंप्रेस हो जाती है मेरे बेटा चीज, तो ये शॉक अब्जॉर्बर जो है इसकी क्या है जी,
प्रैक्टिकल जो है इसकी एग्जांपल है। ठीक है मेरा बच्चा, अच्छा इसको आप जरा नोट डाउन करें, शाबाश, इसको जरा नोट डाउन कर लें। अच्छा तो इसको जरा नोट डाउन कर लें। अगली हम लोग बात करते हैं जी शाख के आधार पर, आपको समझ आ जाएगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा, ऐसा ऑसिलेशन जिसमें रेजिस्टिव फोर्स अगर करे, रेजिस्टिव फोर्स बॉडी पे लगे, तो उस ऑसिलेशन को कहते हैं डैम्प ऑसिलेशन। द ऑसिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्प ऑसिलेशन। या दूसरी डेफिनेशन हम ये की, द ऑसिलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा ऑसिलेशन जिसमें बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या होता जाए, डिक्रीज होता जाए टाइम के साथ साथ, उस ऑसिलेशन को क्या कहते हैं हमारे बेटा, डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं। अच्छा अगली बात हम ये करते हैं जी कि मैंने एग्जांपल दी मेरा बेटा कि आप पेंडुलम की एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल अगर दें तो शाक अब्जॉर्बर की एग्जांपल है, आप वो दे सकते हैं। ठीक है जी, तो शाक अब्जॉर्बर की एग्जांपल जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल है। शाक अब्जॉर्बर कैसे काम करता है, क्या होता है, मैंने आपको डिटेल में बताया। ठीक है जी, ठीक है। तो अगला जो आपके पास जो जी क्वेश्चन है, हम उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, इसको आपने खुद थोड़ा सा नोट्स बनाने, शाक अब्जॉर्बर के बारे में आपने लिखना है। ठीक है, कि शाक अब्जॉर्बर क्या होता है, ये आप खुद लिखेंगे, बुक से भी आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये आप इसको खुद लिखे ना जरा। अच्छा जी, तो अब जो है ये हमारे पास हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन दो तीन तरीके से आता है, अब मैं दोनों लिख देता हूं। डिफाइन वेव इक्वेशन, डिफाइन वेव इक्वेशन, ये आ जाते इस तरह से। ठीक है, वेव इक्वेशन क्या है, इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन आप यूं कर लें, इस तरह कैसे कर लें कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ drive the relation between frequency wavelength and speed of a wave। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, शो दैट या प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये दो क्वेश्चन, मैंने तीन क्वेश्चन मैंने बना लिए, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, या और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ये मैं नहीं बताऊंगा। तीन क्वेश्चन मैंने बना लिए। इसको बेटा पेपर में तीन चार तरीके से सवाल आता है, घुमा फिरा के देते हैं, आंसर एक ही होता है, क्वेश्चन मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जब मुख्तलिफ होते हैं तो जो है आंसर उसका एक ही होता है। तीन क्वेश्चन मैंने लिख दिए कि बेटा इस क्वेश्चन को यूं भी पूछा जा सकता है, इस तरह भी पूछा जा सकता है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। अब दो क्वेश्चन आप जरा मुझे खुद बना के दिखाएं कि सर ये क्वेश्चन जो है इस तरीकेकार से भी जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा जब इस क्वेश्चन को इस तरीकेकार से पूछा जा सकता है, जरा देखिएगा, अब आपने खुद बताना है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी वेव इक्वेशन, क्या लिखता हूँ जी, वेव इक्वेशन, क्या लिखता हूँ जी, वेव इक्वेशन। अच्छा जी, तो वेव इक्वेशन जरा मैं लिखता हूँ, वेव इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। देखिए आंसर होगा, इसको फिर मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ वेव
wave is called wave equation. ठीक है, इसको क्या कहेंगे? वेव इक्वेशन कहेंगे। अच्छा, अब इसको प्रूव करते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन consider a body is moving with speed v, covering a distance, ठीक है जी, d in time t, देन यहां पे आप लिखेंगे, मैंने ये किया कि आपके पास एक बॉडी है या आपके पास क्या है जी, एक वेव है, तो आपके पास ये जी, ठीक है, बॉडी ये मूव कर रही है, स्प्रिंग हो सकता है, ठीक है जी, जरूरी नहीं कि ये, तो उस वक्त जो स्पीड जो होती है जी, v इज इक्वल टू किसी को होती है बेटा, d बाय टी के। अब हम कहेंगे कि लेट ठीक है अ वेव, ठीक है, एक वेव हमारे पास, लेट अ वेव कवरिंग अ डिस्टेंस, डिस्टेंस का नाम रख देते हैं हम लोग लेमडा, जो कि किसी के लिए ये वेवलेंथ है, ये क्या असल में वेवलेंथ है, वेवलेंथ है ऑफ वेव है, ठीक है, ये ना भी लिखे जरूरी नहीं, वेवलेंथ है, कवरिंग अ डिस्टेंस लेमडा इन टाइम टी, टी क्या है, कैपिटल टी टाइम पीरियड है, क्या है, टाइम पीरियड है, देन v इज इक्वल टू, जिधर d उस जगह पे क्या आ जाएगा, लेमडा, और जिधर स्मॉल t उस जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, टाइम पीरियड, ठीक है, बात वही है। जब वेव के केस में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को लेमडा से डिनोट करते हैं, वेव के केस में हम लोग क्या करते हैं मेरे बेटा, वेव के केस में हम ये करते हैं कि जो डिस्टेंस कवर्ड होता है, वेव जो डिस्टेंस कवर करती है ना, हम उसको कहते हैं वो वेवलेंथ है, लेमडा है, और जो टाइम होता है हम उसको कहते हैं वो टाइम पीरियड होता है, कैपिटल टी, बात एक ही है। वेव के केस में सिर्फ ये होता है, वेव के केस में ये होता है कि डिस्टेंस को वेवलेंथ से डिनोट करते हैं, लेमडा से, और टाइम को जो है वो टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, बात होता है। अच्छा, अब हमें एक बात पता है, v इज इक्वल टू, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/t तो मल्टीप्लाई बाय f, बात एक ही है, ये मैंने मल्टीप्लाई लिखा और ये क्या है, लेमडा है, ठीक है। अच्छा, आपने एक बात पढ़ी है कि 1/t किसी की इक्वल होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो ये 1/t किसी इक्वल होता है, f की इक्वल होता है, तो v इज इक्वल टू क्या प्रूव हुआ, f लेमडा, तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। देखो बेटा, ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, ठीक है जी, शॉर्ट में भी आ रहा है और ये लॉन्ग में भी आ रहा है। तो अगर लॉन्ग में आता है तो फिर आप यहां तक, ठीक है जी, तो और उसकी फिर आप फेक भी बनाएंगे, ठीक है जी, फेक बनाना चाहे बनाएं, लेकिन ऐसे ना वे में ये ये आप यहां से शो करेंगे, ये लेमडा है, डिस्टेंस है, ठीक है जी,
टाइम लगता है टी, ठीक है, ये वेव है, फ्रीक्वेंसी उसकी एफ है, इस तरह ये शो करेंगे। तो जरूरत नहीं है, लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा। शार्ट क्वेश्चन आप यूं भी लिख सकते हैं, आप लिखेंगे एज v इज इक्वल टू डी बाई टी, आप लिखेंगे लेट d इज इक्वल टू लैम्डा, इधर लिख देंगे वेवलेंथ, और t इज इक्वल टू कैपिटल T, इधर आगे लिख देंगे टाइम पीरियड, बस। फिर आप लिखेंगे जी सो v इज इक्वल टू लेमडा बाय टी, v इज इक्वल टू 1 बाई टी, साथ में लेमडा, और मजीद कर देंगे इसको अगले स्टेप के अंदर v इज इक्वल टू, मैंने इम्प्लाइज का साइन डाला है, ठीक है, इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 1 बाई टी किसी के लिए होता है f के साथ में लेमडा के। ये देखिए ये शार्ट क्वेश्चन, शार्ट क्वेश्चन आया तो ऐसे ही करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आया तो ऐसे ही करना है, ठीक है। और ये शार्ट क्वेश्चन आएगा क्या, तो शार्ट क्वेश्चन यूं होगा, शो दैट v इज इक्वल टू f लेमडा, बस। तो फिर आपको यूं करना है, लॉन्ग में आते हैं जरा, फिर इसको बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा जी। तो अगर कोई मसला है तो आप जो है मुझे बताइएगा, ठीक है, साथ साथ बता लें, अगर कोई मसला है तो मुझे आप बताएं। कोई मसला है मेरा बेटा तो आप जो है व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भी आप मैसेज करके बता सकते हैं, तो इसी पे जूम पे आप चैट करके भी आप मुझे हमें बता सकते हैं, ठीक है। हम आपकी रहनुमाई के लिए जी हाजिर हैं जी, आप बताया करें, ठीक है, कोई मसली बात नहीं, आप जितना हमसे पूछेंगे ना उतना आपको फायदा होगा, तो आप पूछा करें क्वेश्चन, ठीक है। हाँ। बेटा को कोई सवाल है तो पूछ लें। कहाँ से ये, अच्छा जी मैं इस क्वेश्चन को यहाँ कर देता हूँ जी, रिपीट कर देता हूँ। अच्छा जी आखिरी वाले को हम रिवाइज करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शार्ट क्वेश्चन ऐसे ही भी आ सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, शार्ट क्वेश्चन आएगा जी इस तरह अगर आ जाए, शो देट, ये शार्ट क्वेश्चन है, शो देट या प्रूफ देट भी आ सकते हैं, मतलब होनी सर ने तो शो देट लिखवाया था तो ये तो प्रूफ है, बात एक ही होती है, शो देट v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ यूं होगा, शार्ट क्वेश्चन अगर आए आप लिखेंगे सिंस या एज, बात एक ही होती है, सिंस v इज इक्वल टू डी बाई टी, ठीक है जी। हम लेंगे जी लेट d इज इक्वल टू लेमडा जो कि इक्वल है वेवलेंथ, वेव लेंथ इक्वल है, और स्मॉल टी जो है वो कैपिटल टी जो कि किस इक्वल है टाइम पीरियड के। सो आपके पास क्या होगा, v इज इक्वल टू लेमडा बाय टी हो जाएगा, d की जगह पे आ जाएगा लेमडा, और स्मॉल टी की जगह पे क्या आ जाएगा कैपिटल टी, बात एक ही है। वेव के केस नहीं होता है, इन केस ऑफ वेव भी लिख सकते हैं, इन केस ऑफ वेव लेट के, आपकी मर्जी। ये 1 बाई टी भी इसको लिख सकते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय लेमडा, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हो सकता है जी, v इज इक्वल टू 1 बाई टी किसी का होता है f के साथ में हो गया लेमडा, ये हो गया प्रूफ। यहां अगर आप शो करना चाहें तो
एफ किस सीख होता है 1/t के, तो अच्छा रहेगा, ये आप विकास करके बता देंगे। बस शार्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, और किसी को कोई मसला है तो मुझे आप बताइएगा। शाबाश, इस तरह क्वेश्चन पूछा करें। अगर आपको कोई मसला है, नजर नहीं आ रहा, आवाज का कोई मसला है, बताइएगा। ठीक है, पता है बाद का सिग्नल प्रॉब्लम हो जाते हैं ना। ठीक है, सर्विस का मसला होता है तो वो जरा प्रॉब्लम आपके क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो टेक्निकल, तो उस वजह से ये थोड़ा सा मसला आ जाता है, वीडियो रुक जाती है, आवाज रुक जाती है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, कोई मसला हो तो बताइएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर खत्म करते हैं मेरा बेटा, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।